ट्वेल्थ इंग्लिश प्रोज के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लास्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर्स का अध्ययन करने वाले हैं। यानी आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एक्सप्लेनेशंस मैंने करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे आपको क्लास 12th इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस जो मैंने सॉल्व करा दिए हैं मिल जाएंगे। आज हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि वाई डिड अनीस जंग आस्क साहब अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहब। अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा, इसका साहब पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने इस चैप्टर को पढ़ाकर अपलोड कर रखा है। आप पहले चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चन आंसर्स पर आइए। तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा कि अनीस जंग जे है ये। तो अनीस जंग आस्क्ड साहब अबाउट द स्कूल बिकॉज शी वांटेड टू नो द इंटेंशन ऑफ साहब रिगार्डिंग स्टडीज़। तो क्या यहाँ पे कहना चाहते हो, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो सीधा सीधा यहाँ पे कि अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में पूछा क्योंकि वह पढ़ाई को लेकर साहब का इरादा जानना चाहती थी। क्लियर है यहाँ तक। नो द इंटेंशन ऑफ साहब रिगार्डिंग स्टडीज़। ठीक है, आगे कहते हैं कि एट द ऑथर्स, ऑथर है ये, ऑफ साहब इमीडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल थ्रू द ऑथर रेफर्ड हिम नॉन सीरियसली। नॉन सीरियसली मतलब यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि हालांकि लेखिका ने मजाक करते हुए जैसे ही उसको प्रस्ताव दिया कि क्या वो स्कूल जाना चाहेगा तो वो तुरंत तैयार हो गया। ठीक है, एक बार फिर से कि अनीस जंग आस्क्ड साहब अबाउट द स्कूल बिकॉज शी वांटेड टू नो द इंटेंशन ऑफ साहब रिगार्डिंग स्टडीज़। ठीक है, एट द ऑथर्स ऑफर साहब इमीडिएटली गॉट रेडी to join the school through the authors offered। यहाँ पे ये ओ है, offered, पूरी तरह से पेन नहीं चली। offered, OFFERED, offered him none seriously। सीरियसली आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मैं काफ़ी तेज़ लिखता हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा रफ लिखता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि वाई डिड साहब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। साहब और दूसरे कूड़ा बीनने वाले चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज़ डिड दे गिव फॉर इट, इसके लिए उन्होंने क्या कारण दिया। तो आंसर नंबर 2 कि साहब एंड अदर रैक पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज इट्स देयर ट्रेडिशन, TRADITION, ट्रेडिशन टू वॉन्डर बेयरफुट एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर आल्सो। सीधा सीधा कि अनीस यहाँ पे हो जाएगा कि साहब और दूसरे कूड़ा बीनने वाले चप्पल इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि नंगे पैर घूमना उनका रिवाज था और वो पहनना पसंद भी नहीं करते थे। दे एक्सक्यूज्ड, EXCUSED, दे एक्सक्यूज्ड दैट देयर मदर, कि उनकी माँ, डिड नॉट गिव देम फ्रॉम सेल्फ, कि उनकी माँ सेल्फ से यानी अलमारी से उन्हें चप्पल नहीं देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी रैक पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। तो सीमापुरी दिल्ली में कितने कूड़ा बीनने वाले रहा करते थे, वे वहाँ कैसे स्थापित हुए। तो इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन MORE मोर देन 10,000 रैक पिकर्स यूज टू लिव, लगभग 10,000 यानी 10,000 से भी ज़्यादा कूड़ा बीनने वाले रहा करते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 years एज दे और द स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है कि जो 1971 में वहाँ बांग्लादेश से आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। What was the meaning of garbage for children, बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था। What did they find in it, उन्हें उसमें क्या मिलता था। देखते हैं आगे।
4th नंबर की फॉर चिल्ड्रेन कॉमा गार्बेज वाज wrapped in wonder full stop in it they sometimes found rupee comma even a 10 rupee note and therefore they did not stop scrounging in hope of finding more। यानी यहाँ पे उन्होंने कहा सीधा सीधा कि बच्चों के लिए कूड़ा आश्चर्य से या आश्चर्य में लिपटा हुआ खजाना होता था और उन्हें उसमें कभी कभी 1 रुपया मिल जाता था, यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें 10 रुपये का नोट भी मिल जाता था और इसलिए वो ढूंढना बंद नहीं करते थे। इतना तेज़ी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है, ठीक है। और सिर्फ अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर फोकस करना है। 5वां, वाई डिड साहब जॉइन द जॉब एट मिल्क बूथ। साहब ने दूध की दुकान यानी दूध के बूथ पर यानी दूध के दुकान पर नौकरी क्यों की। चलिए सीधा सीधा यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो जो दूध की दुकान थी अर्थात चाय की दुकान थी उस पर साहब ने नौकरी क्यों की। तो साहब ने दूध के बूथ यानी दुकान पर नौकरी क्यों की, उसकी सेवा के लिए उसे क्या दिया गया था। वाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस। आंसर हो जाएगा कि साहब जॉइंड द मिल्क बूथ टी स्टॉल, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। तो बूथ BOO है TH, तो मिल्क बूथ यानी टी स्टॉल बिकॉज ऑफ पुअर्टी, गरीबी की वजह से उसने ज्वाइन किया था। देयर ही वॉज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हीज मील्स, वहाँ पर उसे 800 रुपये और खाना मिलता था। अगला क्वेश्चन, हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड वाट वाज हिज एम्बिशन। तो वह मुकेश कौन था, वह कहाँ से संबंध रखता था और उसका लक्ष्य क्या था। आंसर हो जाएगा मुकेश वाज अ यंग बॉय बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोज़ाबाद। मुकेश एक छोटा लड़का था जो चूड़ियाँ बनाने वाले फिरोज़ाबाद के फैमिली से यानी परिवार से संबंधित था, यानी परिवार का सदस्य था। हिज एम्बिशन यानी पहले अपने चैनल का नाम मैं डिज़ायर पॉइंट की जगह पर एम्बिशन पॉइंट ही रखने वाला था, तो ये आ गया, तो अभी आपको बताने का मन किया तो बता दिया। चलिए, तो हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसका जो एम्बिशन था उसके परिवार से भिन्न था। क्योंकि ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। यहाँ पे भी हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है कि वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, हु वर देयर इन द होम। तो मुकेश ने कहानीकार को घर ले जाने के लिए क्यों नेतृत्व किया, वहाँ पर घर में कौन थे। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा कि मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर टू हिज होम बिकॉज हिज होम वाज बीइंग रीबिल्ड। यहाँ पे वो वॉलंटियर यानी उनको घर अपने इसलिए ले जाना चाहता था क्योंकि उसका घर फिर से बनाया जा रहा था। एंड ही वांटेड टू शो इट टू हर, और वो अब लेखिका को अपना घर दिखाना चाहता था। इन द होम, फुल स्टॉप लगाने के बाद इन द होम कामा, घर में देयर वर मैनी मेंबर्स, बहुत सारे सदस्य थे। एज मुकेश, यहाँ पे मुकेश लिखने के बाद यहाँ पे मुकेश का M कैपिटल रहेगा, तो मुकेश उसके बाद अपोस्ट्रोफी S, तो मुकेश साज एल्डर ब्रदर, जैसे कि मुकेश का बड़ा भाई। हीज ब्रदर्स वाइफ, उसके भाई की पत्नी। मुकेशास फादर, मुकेश के पिता। ग्रैंड मदर, दादी माँ। एंड फ्यू एनिमल्स, और कुछ जानवर। अगला है कि इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड वाई। यहाँ उसका कर्म है, उसका भाग्य है, यहाँ किसने और क्यों कहा। कहते हैं कि इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी मुकेशास ग्रैंड मदर सेड दिस because she has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। तो यहाँ पे कह रहे हैं वो कि 7वां क्वेश्चन है, 8वां है, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने कहा कि इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी, ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है। और ये कौन कह रहा है, मुकेशास ग्रैंड मदर। मुकेशास ग्रैंड मदर सेड दिस, मुकेश की दादी माँ ने ऐसा कहा। बिकॉज शी हैज़ वॉच्ड, क्योंकि उन्होंने देखा था, हर ओन हस्बैंड, उसके खुद के पति को, गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। ग्लास यानी कांच को पॉलिश या करते हुए, और कांच की पॉलिश यानी कांच की धूल से, पॉलिश की धूल से भी कह सकते हैं, तो कांच की पॉलिश की धूल से अपने खुद के पति को अंधा होते उन्होंने देखा था। ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों की, फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं तो यहाँ पे वो कह रही है कि यहाँ उसका कर्म है, उसका भाग्य है। मुकेश की दादी ने ये कहा क्योंकि उन्होंने कांच की चूड़ियों की पॉलिश की गर्द से
अपने पति को अंधे होते हुए देखा था। She said that a God-given lineage can never be broken. लाइनेज है LINEAGE, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर द्वारा प्रदान वंश परंपरा कभी भी नहीं तोड़ी जा सकती। अगला है नौवां। तो चलिए नौका पर सवार होते हुए आगे आ जाते हैं कि व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, चूड़ियाँ किसका प्रतीक हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ियाँ बनाने वालों की क्या भूमिका है। तो मेरे ख्याल से ये आखिरी होना चाहिए। चलिए नौवां आ जाता है अपना, नहीं अभी एक और है। तो द बैंगल्स सिम्बलाइज्ड एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, तो ये एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वालिटी ऑफ बैंगल्स, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में वो चूड़ियाँ बनाते हैं इन द कंट्री, देश में। एंड एक्सपोर्ट बैंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो पूरे संसार में चूड़ियों का व्यापार करते हैं या फिर पूरे संसार में ये चूड़ियों को निर्यात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आ जाता है 10वां क्वेश्चन कि वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, व्हाट डू दे फेस इफ़ दे डू सो। तो चूड़ियाँ बनाने वाले अपने आप को शाहकारी यानी साथ मिलकर काम करने वाले के रूप में क्यों व्यवस्थित नहीं कर पाते, यदि वे ऐसा करते हैं तो किसका सामना करते हैं। तो यहाँ पे 10वां आंसर हो जाएगा कि द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव बिकॉज इफ़ दे डू सो, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं दे आर हाउल्ड अप बाय पुलिस, तो उन्हें पुलिस के द्वारा परेशान किया जा सकता है या फिर पुलिस के द्वारा घसीटा जाता है, पीटा जाता है एंड ड्रैग टू जेल, और उन्हें जेल में बंद किया जाता है। दे फेस द मिडल मैन पुलिस एंड अदर सेल्फिश पीपल्स, यानी उन्हें दलालों, पुलिस और दूसरे स्वार्थी लोगों का सामना करना पड़ेगा। अगला आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है कि हु वाज साहब, व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। साहब कौन था, वह क्या स्थिति थी जो उसको दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बिनने के लिए भटकने को बाध्य करती थी। तो यहाँ पे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाइए। अब मैं हिंदी नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप उससे डिक्शनरी में सर्च कर लीजिएगा। देखिए, साहब हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स वाज अ यंग बॉय। साहब जो रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वालों के परिवार से संबंध रखता था, वो एक छोटा लड़का था। वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड्स, और वो क्या करता था, वो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की गलियों में भटकता रहता था। फुल स्टॉप। They were the squatters from Dhaka, Bangladesh, where the storm STORM has destroyed their green fields and homes. वे ढाका बांग्लादेश के शरणार्थी थे जहाँ पर तूफान ने उनके हरे भरे खेतों और घरों को बर्बाद कर दिया था। They were so poor that they could not go to school. वो बहुत गरीब थे और वो स्कूल भी नहीं जा सकते थे। Their parents were depend on rag picking only for their livelihood, unable to bear any other expense except fooding. तो उनके माता पिता अपनी जीविका यानी रोजी रोटी के लिए केवल कूड़ा बीनने पर ही निर्भर थे और भोजन के अलावा कोई दूसरा खर्चा उठाने में असमर्थ थे। In total, their poverty was the plight that compelled Saheb and others like him to wander in the street of Delhi for rag picking. सीधे सीधे या फिर कुल मिलाकर उनकी गरीबी वह स्थिति थी जो साहब और उसकी तरह दूसरे बच्चों को दिल्ली की गलियों में कूड़ा बीनने के लिए भटकने को मजबूर करती थी। तो पहला आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं। ये दूसरा जो क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन लाइक साहब ऑफ्टन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, इज़ दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम। तो साहब जैसे बच्चे अक्सर काफ़ी कम उम्र में निजी नौकरियां करने लगते हैं। निजी नौकरियां अर्थात कुछ भी इधर उधर का काम करके अपना रोजी रोटी चलाने लगते हैं। क्या यही उनका अंतिम हश्र है? इस प्रकार की स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है? तो ये जो क्वेश्चन है ना,
ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इसके दो रीज़न हैं, क्योंकि इसमें गरीबी से परेशान कुछ बच्चों के बारे में विशेष रूप से आपसे जानकारी मांगी जा रही है। तो यहाँ पे आपके दो लाभ हो सकते हैं। पहला, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए या फिर कोई ऐसा एस्से दे दिया जाए जिसमें भारत के या किसी दूसरे देश के गरीब बच्चों के बारे में लिखना हो, उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है इस बारे में लिखना हो, तो आप अपने आप से लिख सकते हैं, क्योंकि आप एक बार यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपने अध्यापक से पूरी सहायता लीजिए। अपने आसपास के सभी लोगों से जितनी सहायता आपको मिल सकती है आप लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि जब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और आपके लिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको याद हो जाएगा और आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा आसान भी हो जाएगा। तो काफ़ी लंबे समय तक ये आपको भूलेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था। एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वो किस चीज़ का अनुसरण नहीं करना चाहता था। तो इसका क्वेश्चन ये हो गया। चलिए यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले इसको सॉल्व किया था, इसलिए मैंने लिखा था बच्चों को बोलो दूसरा वाला क्वेश्चन, क्योंकि घर में थोड़े से फंक्शंस चल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तीसरे पर चलते हैं कि मुकेश वाज अ मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम फिरोज़ाबाद। तो मुकेश जो था वो वाज अ मेंबर, सदस्य था ऑफ द फैमिली फ्रॉम फिरोज़ाबाद, यानी सीधे सीधे कि मुकेश फिरोज़ाबाद के एक परिवार का सदस्य था। इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग्स, जो चूड़ी बनाने के कार्य में जुड़े थे। हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मैनी जनरेशंस वाज इन्वॉल्व इन ओनली बैंगल मेकिंग, उसका पूरा परिवार कई पीढ़ियों से चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ था। शो नो पोर्शन ऑफ सच बैंगल मेकिंग फैमिलीज कुड थिंक ऑफ एनी अदर वर्क नेचुरली, यानी अतः चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार का कोई भी सदस्य स्वाभाविक रूप से कोई दूसरा कार्य करने की नहीं सोच सकता था। एज बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड ही हिमसेल्फ टू हैड टू डू द सेम वर्क, बट मुकेश नेवर वांटेड टू फॉलो दैट ट्रेडिशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि परिवार के व्यापार के कारण उसे स्वयं भी यही कार्य करना था, लेकिन मुकेश कभी भी उस काम को या फिर उस परंपरा का निर्वहन नहीं करना चाहता था। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि मुकेश कभी भी वो काम नहीं करना चाहता था। वास्तव में वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ठीक है, तो ट्रेडिशन एक्चुअली ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, वास्तव में वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फॉर विच ही हैड टू टेक अ ग्रेट पेन, और जिसके लिए उसे बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते, जैसे कि गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन, उसे अपने परिवार के जो व्यापार था उसके विरुद्ध जाना पड़ता, एंड मेंबर्स, और अपने परिवार वालों के विरुद्ध जाना पड़ता। विदाउट सपोर्ट टेकिंग द ट्रेनिंग, बिना सपोर्ट के उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती। गोइंग वेरी फार FAR फ्रॉम हीज होम फॉर लर्निंग ETC, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। When the author asked him about his good मतलब लक्ष्य, तो जब लेखक ने उसके लक्ष्य के बारे में पूछा, he straightforwardly replied for motor mechanic, तो उसने सीधे सीधे कहा कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तीसरा हो गया। चौथा कि what did the narrator noticed in locality where मुकेश lived, what was the condition of bengal makers, तो जहाँ पर मुकेश रहता था उस इलाके में कहानीकार ने क्या अवलोकन किया, चूड़ी बनाने वालों की वहाँ क्या हालत थी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि वेयर मुकेश लिव्ड देयर द नरेटर नोटिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एज चिल्ड्रन इलीगली वर्किंग इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स इन dingy सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है तो यहाँ पे सीधा चैप्टर की ही सारी बातें लिखी हैं। ठीक है, तो समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। स्टाइकिंग चोक्ड लेन्स विथ गार्बेज, past homes that remain halls with crumbling walls, ये walls है, एक सेकंड, पेपर भी पोलियो से ग्रसित है तो walls,
wobblidoosh human HUMANS and animals living together. मुकेश अपोस्ट्रॉफी एस लगाया है और ये मुकेश का यम कैपिटल रहेगा. मुकेशा's house with a half built sack and many other miserable things. जी यस, फुल स्टॉप लगेगा नई लाइन से. There the narrator noticed that the condition of bangle makers was very poor. PATIABLE, यहाँ पर एक की जगह पे होना चाहिए आई. ठीक है, तो PITIABLE. ठीक है, तो पाइटिएबल, क्योंकि यही तो वो पूछ रहा है. ठीक है, तो आगे कहते हैं पाइटिएबल. दे वर वेरी पुअर इवन आफ्टर हैविंग द लंच देयर वाज नो श्योरिटी ऑफ डिनर, यानी लंच के बाद भोजन यानी डिनर की कोई श्योरिटी नहीं है. द लेबर ऑफ बैंगल मेकर्स वाज वेरी हार्ड, उनका परिश्रम बहुत ज़्यादा कठिन है. वेयर एज देयर इनकम वाज टू लो, फिर भी उनकी कमाई बहुत कम है. दैट दे वर अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, जिससे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते. दे वर कंटिन्यूसली फाइटिंग विद पुअर्टी, वो हमेशा गरीबी से ही जूझते रहते हैं. तो यहाँ पे जो मैंने अलग से लिखा था वो मैंने आपको बता दिया, हिंदी भी. चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री. फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा घर कांच के उद्योग में लगा हुआ है. इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड्स द स्पायरल ऑफ बैंगल्स, हर दूसरे आंगन में चूड़ियों के गुच्छे मिल जाते हैं. इवन देन द मेकर्स रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन, फिर भी बनाने वाले दयनीय हालत में रहते हैं. वाट आर द रीजन्स, क्या कारण है. एक्सप्लेन विद द सजेशंस टू ओवरकम दिस सिचुएशन, स्थिति से उबरने के सुझावों के साथ वर्णन कीजिए. तो यहाँ पे जो है पांचवा क्वेश्चन वो हो जाएगा. देखिए ज़रूरी नहीं है कि सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे. ठीक है, ये सीरीज़ मैं बनाऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना. बस अभी मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दीजिए, तो मैं सारी करा दे रहा हूँ. कहते हैं कि इन इंडिया फिरोजाबाद इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बैंगल्स. एवरी अदर हाउस, ये सब कुछ तो आपको पता है क्योंकि आपने पढ़ा है. तो एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन ग्लास इंडस्ट्री. फुल स्टॉप. इन एवरी अदर यार्ड there finds the spiral of bangles out. What an irony that these families always remain in miserable condition. यहाँ पे condition हो गया, condition. The reasons behind it are a lot in many ways, as since generation they have been, यहाँ पे many ways है. ठीक है, आगे देखिए कि बीन engaged in only bangle making and not seen any other things never show they are totally dependent on these trade. Whenever they think or effort for any other trade, they are stopped and hauled up by police and other person like middleman. Shahukars, the keepers of law, the bureau actors, BUREAUCRATS, and the politicians. अब यहाँ पे कहते हैं कि उनकी कंडीशन को कैसे ठीक किया जा सकता है. तो कहते हैं देयर कंडीशन ओनली बी रिफॉर्म्ड बाई द कंबाइंड एफर्ट ऑफ बैंगल मेकर्स एंड द गवर्नमेंट बोथ. ठीक है, हो गया. देयर प्रोडक्ट्स शुड बी गिवन हॉलमार्क, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ये. ठीक है, हॉलमार्क. एंड किप्ट फ्री फ्रॉम टैक्सेस, उनके प्रोडक्ट को हॉलमार्क को दिया जाना चाहिए और टैक्स फ्री किया जाना चाहिए. दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी, उनको मौका दिया जाना चाहिए टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, कि वो अपना सामान बेच सके डायरेक्टली टू द कंपनीज, सीधे कंपनियों को. एंड द मीडिएटर्स, और जो बिचौलिए हैं, मस्ट बी रिमूव्ड, इन्हें हटा देना चाहिए. इवन द गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडी एंड ईजी लो इंटरेस्ट लोन टू दीज पुअर बैंगल मेकर्स. तो यहाँ पे पांचवा भी हो गया. छठा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन्स.
दलालों का क्रूरतापूर्ण चक्र क्या है? हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फोरफादर्स, अपने पूर्वजों के समय से वो कैसे फंसे हुए हैं? कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, क्या वे संगठित हो सकते हैं? इफ़ नॉट वाई, यदि नहीं हो सकते तो वाई, क्यों? एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो इस वाले को भी आपको खुद से ही करना है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, बट अगर आपको कहीं से कोई सोर्स मिल जाता है तो आप ये वाला भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो नारेटर आस्क द वन रैक पिकर्स व्हाई आरंट यू वियरिंग, क्या देते हो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा कि ये तो आप खुद से ही कर सकते हैं अगर आपने अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ा है, कि द नरेटर, लेखिका ने आस्क्ड वन रैक पिकर्स, एक कूड़ा बीनने वाले से पूछा कि वाई आरंट यू वियरिंग, तुमने क्यों नहीं पहन रखी शूज़, जूते, चप्पल, सैंडल्स, शॉर्ट शूज़। तो यहाँ पे चप्पल के बारे में उन्होंने पूछा था तो चप्पल हो जाएगा। माई एक्विटेंस विद द रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, तो बेयर फूट, यहाँ पे बेयर फूट भरा जाएगा। आप बुक में देख सकते हैं, आपने पढ़ा है, पुअर नहीं, बेयर फूट रैक पिकर्स। तो मेरा जो एक्विटेंस था, मेरा जो परिचय था इन नंगे पैर कूड़ा बीनने वालों से, वो मुझे सीमापुरी ले गया। तो आपकी बुक से ही दिया गया है, आप ढूंढ के कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है।